चलिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, सिटीजनशिप इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो नागरिकता हम अगर केवल बोलें कानूनी अवधारणा है, तो कानूनी अवधारणा ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका समानता और अधिकारों के साथ जो है व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध का सर्वसम्मत जो सूत्रीकरण है वो हमको देखने को मिलता है एक समाजशास्त्री थे T.H. मार्शल। इन्होंने 1893 से 81 के मध्य जो है इसका सूत्रीकरण किया था, और अपनी पुस्तक नागरिकता और सामाजिक जो वर्ग है 1950 में मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले जो सभी लोग हैं प्रतिष्ठा में अंतर्भूत अधिकारों और जो कर्तव्य होते हैं उसके मामले में बराबर होते हैं। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं, जैसे एक नागरिक अधिकार होते हैं, एक राजनीतिक अधिकार और एक सामाजिक अधिकार। इसके साथ ही हम देखें, हाँ, नागरिकता का जो विचार है वो यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, इनके द्वारा प्रतिपादित किया था, जिसमें जो है सभी नागरिकों को शासन सत्ता में पूर्ण भागीदारी का अधिकार दिया गया है। इसमें नागरिक गणतंत्रवाद तथा सक्रिय नागरिकता का विचार भी कहा गया है। यद्यपि अरस्तु के विचार में नागरिकता केवल मालिक स्वामी के लिए उपलब्ध थी, आधुनिक युग में नागरिकता का विचार वैधानिक रूप में परिवर्तित हो गया और नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्राप्त होते जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं होते। इसके साथ ही नागरिकता का जो प्रावधान है उसकी अगर बात करें, भाग 2 संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत इसका जो है कंप्लीट रूप से प्रावधान देखने को मिलता है। और भारत की नागरिकता कौन से प्रकार की है? एकल नागरिकता मानी जाती है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ हमको अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। तो 5 में क्या दिया गया है आपको सिर्फ ओवरव्यू पता होना चाहिए। 5 में दिया गया है भारत में जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता प्रदान किया जाना। ये सारी चीज़ हमको देखने मिलती है और विस्तृत विवरण नागरिकता अधिनियम 1955 में देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? अनुच्छेद 6 बोलता है ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान है जो पाकिस्तान से आए हो, और उसमें शर्त है जैसे कि माता पिता में से कोई भी या उनका पूर्वज क्या होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए? भारत का मूल रूप से, या अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। ठीक है, सारी चीज़ देखने मिलती है। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? अनुच्छेद 7 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 8 में जो है ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो, वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 10 बोलता है नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से संबंधित है। साथ में अनुच्छेद 11 की अगर बात करें, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, मतलब संसद द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है तथा संसद को इससे संबंधित विभिन्न मामले में अधिकार होता है। ठीक है, इसके अलावा नागरिकता की समाप्ति के संबंध में भी प्रमुख प्रावधान अगर देखें तो स्वेच्छा से अगर भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है और उसको त्याग करता है भारत की नागरिकता को, तो इससे हट जाए। कोई भी भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता सुरक्षा से स्वीकार कर लेता है तो ऑटोमेटिक ये भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से नागरिकता से वंचित बर्खास्त करने की शक्ति है, मतलब जो प्राप्त होती है। जैसे कि यदि नागरिकता अवैध तरीके से प्राप्त हुई है तो वो हट जाएगा, मतलब संसद द्वारा उसे हटाया जा सकता है। यदि नागरिक भारत के संविधान के प्रति निष्ठा न रखता हो या आस्था न रखता हो संविधान के प्रति, तो उसको हटाया जा सकता है। साथ ही हमको जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो ये नागरिकता से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, और इसके अनुसार अगर देखें तो अलग अलग प्रकार से यहाँ नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। जैसे एक तो जन्म से, एक वंश परंपरा, इसके अलावा एक है देशीकरण, एक पंजीकरण और भूमि विस्तार। तो जन्म की अगर बात करें 26 जनवरी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में हुआ हो, तो वह है भारत का नागरिक होगा। ये और अपवाद के रूप में राजनयिकों के जो बच्चे हैं, विदेशियों के बच्चे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वंश परंपरा के अनुसार अगर देखें तो भारत के बाहर जो अन्य देश में है 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हुआ हो। इसके अलावा देशीकरण की अगर बात करें तो भारत सरकार ने देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत सरकार से देशीकरण का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण की अगर बात करें तो इसके लिए जो है बहुत सारे जो वर्ग है उसमें आने वाले पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि
भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह चुका हो। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। वे व्यक्ति जिसने जो है भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। या फिर भारतीय नाबालिग जो भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक, ये सभी जो है पंजीकरण के द्वारा यहाँ पे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर भूमि विस्तार के द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया गया, अधिग्रहित किया गया, तो उन सभी के जो नागरिक होंगे वो भारतीय नागरिक की श्रेणी में आएंगे। फिर बाद में भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया और आया क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि भारत में जन्मे जो भारतीय है, जो व्यक्ति मतलब यहाँ पे अगर देखें, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके जो है माता या पिता किसी एक को जो है भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पंजीकरण के द्वारा पहले 6 माह की अवधि थी, अब मिनिमम 5 वर्षों तक जो है, मतलब जो 5 वर्षों तक निवास कर रहा हो उसी को यहाँ पे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। देशीकरण की अगर बात करें तो पहले 5 वर्ष थी इसकी सीमा और अब कर दी गई है 10 वर्ष। तो ये कुछ चेंजेस है। फिर एक और संशोधन अधिनियम आया 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ, 11 दिसंबर को राज्यसभा में, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा इसको जो है मुहर लगा दी गई। और संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान थे, जैसे संसद में पेश विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये कुछ कंडीशंस यहाँ थी। तो विस्तार से हम इसको बाद में देखेंगे, अभी कुछ हमने यहाँ पे ओवरव्यू देखा है। तो इसके बाद हम जो है कंप्लीट रूप से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसके नागरिकता से संबंधित। तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की, जो कि विगत वर्षों में आईएएस पीसीएस में पूछे गए और कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर जो कि आपके भविष्य में आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। तो स्पेशल प्रोविजन थे, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य में है, किंतु नागरिकता कह रही है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एक है, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखिए कभी भी की बात नहीं, संसद द्वारा पावर दी गई है, संसद को पावर दी गई, वंचित हो सकता है, ठीक है। जैसे स्वयं वो किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है या किसी संविधान में, मतलब अपने भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता, तो ऐसे हिसाब से इसको वंचित किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत होंगे और पहला सही होगा, यानी कि ओनली एक, यानी डी नंबर का राइट आंसर होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। भारत में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यहाँ देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, कब की जा सकती है? तो इसके लिए आपको कंडीशन दी है। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता, बिल्कुल सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये भी सही है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की, ये भी सही है। यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त है, तो ये भी सही है। यानी चारों सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है 1, 2, 3, यानी चारों के द्वारा जो है भारतीय नागरिकता को निलंबित किया जा सकता है किसी व्यक्ति की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सही आंसर आपको बताना। तो देखिए आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, ये भी गलत है। तो ना तो 1 ना तो 2 सही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं इसके बारे में। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता संबंधित सबूत के तौर पर नहीं बल्कि पहचान के लिए, ठीक है, तथा एक बार जारी करने के पश्चात जो है इसे निर्गत करने का प्राधिकरण अधिकार संख्या को निष्क्रिय कर सकता है, निष्क्रिय लुप्त कर सकता है। तो ये भी मतलब हमने देखे थे 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो है एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह कब खो देगा? तो देखिए यहाँ भारतीय नागरिकता का परित्याग खुद से करता, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह, ये गलत है। सरकार की आलोचना, ये भी गलत है। तो देखिए 1 और 2 सही है और बाकी गलत है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा।
भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे भाग 2 और अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में ओनली एक एकल नागरिकता यहाँ दी गई है। दोहरी नागरिकता आपको यूएसए के संविधान में देखने को मिलती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड शामिल है? तो देखिए, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंश से भी प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण से प्राप्त की जा सकती है, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता, ये भी सही है, क्षेत्र के निगमन द्वारा नागरिकता, बिल्कुल सही है। तो सभी के द्वारा यहाँ पे 1955 में जो प्रावधान थे 5 प्रकार, तो पांचों यहाँ पे सही है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। भारत में नागरिकता के बारे में सही विशेषताएं चुनिए। सही विशेषताएं देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे यहाँ देखें तो सही विशेषता क्या होगी? राज्य और राष्ट्र का दोहरी नागरिक, गलत। केवल राज्य की एकल नागरिकता, बिल्कुल गलत। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। सी, भारत और अन्य की दोहरी, ये भी गलत है। तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारत के संविधान में 5 से 11 संबंधित है। तो हमने अभी देखे थे भाग 2 5 से 11 नागरिकता का अधिकार, नागरिकता संबंधित है, ठीक है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 है भाग 1 में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आपको देखने मिलेंगे भाग 4 का में, मौलिक अधिकार आपको देखने मिलेंगे भाग 3 में, और भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत देखने को मिलेंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारत के नागरिक को पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल सही। नागरिक को अपने राज्य में चुनाव के लिए मताधिकार होना चाहिए, ये भी सही है। नागरिक को संसद का सदस्य बनने का अधिकार होगा, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। प्रकृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो देखिए, परदेशी व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है, नॉन रेजिडेंट इंडिया भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। एनआरआई जिसे बोलते हैं, प्रवासी भारतीय भी प्राप्त कर सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है प्रकृतिकरण के द्वारा। खालिस्तान में भारत में जो है नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति होती है। तो ये ओनली संसद को प्राप्त होती है, पार्लियामेंट को ये पावर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता खो देता है? तो कब खो देगा? नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता के परित्याग किए जाने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। तीनों यहाँ पर सही है, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा कोई भारतीय अपनी नागरिक को खो देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र, संघ तथा राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। तो नागरिकता इकहरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूएसए में आपकी दोहरी नागरिकता देखने मिलेगी, भारत में आपको सिंगल नागरिकता देखने मिलेगी। फिर दूसरा है, कोई भी व्यक्ति जो देशीयकरण के द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये गलत है, क्योंकि संसद को पावर है, वो नागरिकता से उसको वंचित कर सकती है, या फिर किसी विशेष कंडीशन के द्वारा वो जो है अलग हो सकता है। तो दोनों यहाँ पे गलत है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो दोनों गलत है। नागरिकता का अर्थ क्या होता है? नागरिकता का अर्थ क्या होता है? नागरिकों का पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार, बिल्कुल सही है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए मताधिकार, ये भी सही है। संसद का सदस्य और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है डी। भारत की नागरिकता को समाप्त करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, समाप्त करने के बारे में सही विकल्प को चुनना है। तो त्याग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे नागरिकता छोड़नी पड़ती है भारत की। तो दोनों सही हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों सही, सी नंबर का राइट आंसर होगा। फिर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी नागरिकता यानी कि OCI और अनिवासी भारतीय यानी कि NRI से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो देखिए, एक OCI जो भारत का नागरिक है और एक NRI भारत का नागरिक नहीं है, तो ये गलत है। वो एक OCI मतदान कर सकता है लेकिन चुनाव में नहीं लड़ सकता, लेकिन एक NRI ना तो भारत का चुनाव लड़ सकता है ना ही चुनाव मतदान कर सकता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई भी चुनाव में मतदान और चुनाव लड़ नहीं सकता, ये भी गलत है। भारत में एक OCI ना तो वोट दे सकता है और ना ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन NRI चुनाव में वोट दे सकते हैं और चुनाव लड़ भी सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे बात करें तो भारत में दोहरी नागरिकता प्रावधान है, गलत।
ये भारत में एकहरी एकल नागरिकता प्रावधान, ये सही है। संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार, ये भी सही है। नागरिकता में स्थायी उपबंध है, गलत। तो 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत है। ठीक है, 2 और 3 कहाँ पे दिख रहा है आपको? 2 और 3 सी में दिख रहे हैं, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के लिए 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और जो भूमि विस्तार है उसके द्वारा भी यहाँ देखने को मिलता है, तो हमको सही, ये पहला ऑप्शन सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 शर्तों की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ दोनों सही है, यानी सी नंबर का राइट आंसर है। 3 शर्त कौन कौन सी? एक तो स्वेच्छा से, बर्खास्तगी से और एक वंचित किए जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधान, प्रमुख प्रावधानों में से कौन सा जो है सही है? तो कौन सा सही है? प्रवासी भारतीय और विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। ठीक है, 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, तो दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। फिर है नागरिकता संशोधन, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों की समीक्षा करें और सही आंसर का चुनाव करें। तो भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चों के लिए नागरिकता के आधार में बदलाव हुआ, तो ये सही है। मूल कानून में केवल पिता के भारतीय नागरिक होने पर ही भारत के बाहर जन्म लेने वाले जो बच्चे उसके लिए नागरिकता प्रावधान था, ये भी सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन किया गया, तो ये तीनों सही, 1 2 3 यहाँ पे तीनों सही है। डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन को हमको चुनना है। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 9 दिसंबर को लोकसभा में, 11 दिसंबर को राज्यसभा में, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति, बिल्कुल सही, हमने अभी देखे थे। फिर संशोधन अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को उसके पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत से आए हिंदू जो अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। इन सभी देशों के उपयुक्त समूह के व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्ति से पूर्व रहने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई, तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सही है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे सही है। डी नंबर का राइट आंसर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे हम बात करें तो मुख्य उद्देश्य था कौन सा? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को भेदभाव एवं धार्मिक उत्पीड़न से राहत दिलाना तथा भारत में स्थायी नागरिकता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। पश्चिमी सीमाओं एवं अन्य भारतीय राज्यों में आए उत्पीड़ित प्रवासियों को राहत देने, ये भी सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत साक्ष्य न देने में असमर्थ लोगों को लाभ पहुंचाना, तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार किन 2 देशों के नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी देशों के भारतीय जो मूल है उसके व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है? तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से देशों को दोहरी नागरिकता दी गई है? तो यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को यहाँ पे दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या शामिल है? प्रत्येक व्यक्ति में देखिए भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य, एक बंदी, तो ये सभी जो है प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे शामिल है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है डी नंबर का। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है। ठीक है, कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था, आपको याद होना चाहिए। एनआरआई द्वारा भारत में निर्वाचन में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित में शर्तों में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? तो अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए, गलत। एनआरआई हो चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने का पात्र है, ये भी गलत। पात्र एनआरआई को निर्वाचन पंजीकरण के साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, यानी कि केवल 3 डी नंबर का राइट आंसर है। इसके अलावा जो है निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है हम देखें तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 8 ये गलत है। उसके अलावा अनुच्छेद 9 ये भी गलत है। 10 सही है और 11 सही है, यानी कि चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा हमको कहाँ दिख रहा है? तीसरा चौथा हमको दिख रहा है सी में, सी नंबर का राइट आंसर है।
नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत ऐसे कितने तरीके बताए गए हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलता है सी इसका राइट आंसर, इन्हें 5 तरीके बताए गए हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और जो है भूमि का विस्तार, मतलब एक प्रकार से भूमि अधिग्रहण करके, भूमि विस्तार करके, ये हमको देखने को मिलता है। तो ये तो होगा कंप्लीट नागरिकता से संबंधित हमने देखे यहाँ पे कुछ ओवरव्यू, और साथ में इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन और कुछ पुराने वर्षों में आए वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, साथ में डिस्क्रिप्शन भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट है, अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप जो है डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ और अन्य मटेरियल मिल जाएगा। सीक्वेंसली प्राप्त करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, एंड्रॉयड प्ले स्टोर से। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीक्वेंस में मिल जाएगी, पीडीएफ है, वीडियो है, सारी चीज़ें।